पुस्तक का नाम समाज सेवा के लिए सर्वस्व त्यागी महान वैज्ञानिक प्रफुल्ल चंद्र राय। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 2। रसायन विज्ञान के प्रोफेसर का नाम क्रुम ब्राउन था। इनकी आयु लगभग 40 वर्ष की होगी और इनकी कक्षा में 400-500 विद्यार्थी होंगे जो प्रायः सभी डॉक्टर होने वाले थे। वे नवयुवक विद्यार्थी अभी घरों से नए ही आए थे, इसलिए कॉलेज में भी बड़े जोश खरोश के साथ रहते थे। जैसे ही प्रोफेसर कमरे में घुसते ये सब शुभागमन की धूम मचाते और फिर स्वागत गान गाने लगते। प्रोफेसर क्रुमा ब्राउन बहुत सरल स्वभाव के थे, इसलिए वे इस हलचल के कारण कुछ संकुचित हो जाते। यह देखकर लड़के और भी जोश में आकर अधिक गड़बड़ करने लगते। पर जब नाराज होकर प्रोफेसर कहते, सज्जनों, अगर तुम इस तरह गड़बड़ी करोगे तो मैं अपना भाषण बंद कर दूंगा, तब सब चुप हो जाते और काम ठीक से चलने लगता। प्रफुल्ल बाबू ने अपने आत्मचरित्र में लिखा है कि ये प्रोफेसर बड़े सज्जन और ऊंचे दर्जे के विद्वान थे। रसायन विज्ञान के अलावा वे भाषा शास्त्री भी थे और उनको चीनी भाषा का भी कुछ ज्ञान था। वे गणित के गूढ़ प्रश्नों को हल कर सकते थे और शारीरिक चिकित्सा में काम आने वाली औषधियों के प्रभाव को जानने में एक विशेषज्ञ थे। पर प्रोफेसर साहब का शरीर अब अधिक स्थूल होने लगा था, इसलिए वे स्वयं प्रयोग करके नहीं दिखलाते थे, वरन प्रयोग दर्शकों को और सहायकों से काम लेकर शिक्षा कार्य करते थे। प्रफुल्ल बाबू ने इन प्रयोग दर्शकों के साथ भी अच्छी तरह जान पहचान कर ली थी और बड़े उत्साह तथा लगन के साथ रसायन शास्त्र का अध्ययन करते थे। उस समय जो अंग्रेज लड़के उनके साथ पढ़ते थे, उनमें से कितने ही आगे चलकर नामी वैज्ञानिक और प्रोफेसर हुए। इस प्रकार की मंडली में रहकर ये भी विज्ञान की इस शाखा में निष्णात हो गए। अगला शीर्षक है भारतीय गदर संबंधी निबंध। इसी समय एडिनबरा यूनिवर्सिटी के प्रधान लॉर्ड ओडस्लेथ ने एक निबंध लिखने के लिए पुरस्कार की घोषणा की, जिसका विषय था गदर के पूर्व और पश्चात का भारत। प्रफुल्ल बाबू ने भी इस विषय पर निबंध लिखने का निश्चय किया और इस संबंध में सैकड़ों अलभ्य ऐतिहासिक ग्रंथों और कागज पत्रों का अध्ययन किया। यह निबंध परीक्षकों की दृष्टि में बहुत ऊंचे दर्जे का प्रशंसनीय सिद्ध हुआ, पर चूंकि यह भारतीय राष्ट्रीय भावना को लेकर लिखा गया था और इसमें अंग्रेज सरकार पर कुछ कठोर आक्षेप किए गए थे, इसलिए इसे पुरस्कार योग्य स्वीकार नहीं किया गया। पर इससे हतोत्साह न होकर इन्होंने इसको इंग्लैंड में ही पुस्तकाकार प्रकाशित करा दिया और अनेक विद्वानों ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। वहां के स्कॉटिशमैन नामक प्रसिद्ध समाचार पत्र ने लिखा, यह एक बड़ी आकर्षक छोटी सी पुस्तक है। इसमें भारत के संबंध में ऐसी जानकारी समाविष्ट की गई है जो कहीं अन्यत्र नहीं मिल सकती। इस पर अधिक से अधिक ध्यान देना आवश्यक है। ऐसी ही एक घटना की याद हमको प्रसिद्ध देशभक्त श्री महादेव गोविंद रानाडे के संबंध में आती है। जिन दिनों वे बंबई के अल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़ते थे, वहां के प्रिंसिपल श्री ग्रांट ने अंग्रेजी और मराठा शासन की तुलना पर एक निबंध लिखने को कहा। अन्य सब लोगों ने तो उस समय की हवा के अनुसार अंग्रेजी राज्य की अच्छाइयों का गुणगान ही किया, पर रानाडे उस श्रेणी से बहुत ऊपर थे। उन्होंने अनेक प्रमाण देकर यह प्रमाणित किया कि मराठों का शासन अधिक प्रशंसनीय था। इस पर ग्रांट साहब बहुत नाराज हुए और रानाडे को बुलाकर कहा, ए नवयुवक, तुम्हें इस सरकार की निंदा नहीं करनी चाहिए जो तुम्हें शिक्षित कर रही है और तुम्हारी जाति के साथ इतना उपकार कर रही है। ग्रांट साहब की चर्चा करते हुए स्वयं रानाडे ने उनको बहुत सज्जन और विद्वान लिखा है, पर इस घटना से वे इतने नाराज हुए कि उन्होंने 6 महीने के लिए रानाडे की छात्रवृत्ति
बंद कर दी। रानाडे ने भी इस हानि को सहन करना स्वीकार कर लिया, पर अपने विचारों को बदलने के लिए तैयार न हुई। हानि होने पर भी अपने सिद्धांत पर दृढ़ रहना महापुरुषों का एक लक्षण है। प्रफुल्ल बाबू ने भी अंग्रेजों के घर में रहकर इसका परिचय दिया कि कम महत्व की बात नहीं है। अगला शीर्षक, रसायन विज्ञान के आचार्य। इस घटना के पश्चात प्रफुल्ल बाबू ने अपना ध्यान रसायन शास्त्र की पढ़ाई में लगा दिया और सम्मान के साथ बीएससी परीक्षा पास कर ली तथा डॉक्टरेट के लिए अध्ययन करने लगे। इसके लिए उनको रसायन विज्ञान के किसी विषय पर मौलिक निबंध लिखकर देना था। इसलिए वे अपना ज्यादा समय प्रयोगशाला में तरह तरह के वैज्ञानिक प्रयोगों में लगाने लगे और उसी विषय की अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन भाषाओं की ढेरों पुस्तकों को स्वतंत्र रूप से पढ़ने लगे। पढ़ाई में इतना परिश्रम करने पर इनके पास विलायत की सैर करने या वहां के समाज में मिलजुल कर मनोरंजन का बहुत कम समय रहता था। तो भी अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए वे कभी कभी अंग्रेजों के समारोहों में सम्मिलित हुआ करते थे। यद्यपि अपने विद्या व्यसन के प्रभाव से उनकी जान पहचान कितने ही उच्च परिवारों में हो गई थी, पर संकोची और शर्मीले स्वभाव के कारण वे उनकी स्त्रियों और युवतियों से अच्छी तरह बात नहीं कर सकते थे, वरन बड़ी आयु के व्यक्तियों से बातचीत करना ही उनको पसंद आता था। पर इस प्रकार के स्वभाव का एक लाभ यह हुआ कि इनका समय फालतू बातों में कम जाता था और वैज्ञानिक अध्ययन में काफी परिश्रम कर लेते थे। इसलिए परीक्षा में इन्होंने अच्छी योग्यता दिखाई और इनके उत्तरों से प्रशिक्षक पूर्णतः संतुष्ट हुए। डीएससी की परीक्षा देने वाले उस वर्ष वे अकेले ही विद्यार्थी थे। परीक्षा उत्तीर्ण होने पर इनको 2 छात्रवृत्तियां मिली, जिनके सहारे से इंग्लैंड में रहकर विशेष अध्ययन कर सके। उस समय डीएससी की पदवी प्राप्त करने वाले इन्हें गिने ही थे। इसलिए प्रफुल्ल बाबू का सम्मान शिक्षित वर्ग में काफी बढ़ गया। इनके प्रोफेसर क्रुम ब्राउन ने इनको बहुत अच्छा प्रशंसा पत्र दिया और अपने परिचित अनेक उच्च पदाधिकारियों के नाम परिचय पत्र लिख दिए, जिससे इनको ऊंची सरकारी नौकरी पा सकने में सहायता मिले। इनके द्वारा इंग्लैंड के अनेक गणमान्य व्यक्तियों से इनकी जान पहचान हो गई, जिन्होंने इनको भारत मंत्री के पास तक पहुंचाया। पर उस समय सरकारी नीति ही निश्चित की गई थी कि भारतीय शिक्षा विभाग के उच्च पदों पर गोरे लोगों के सिवाय अन्य किसी को नियुक्त न किया जाए। इसलिए तरह तरह से परिश्रम करने और इसी उद्देश्य से 2 महीना तक लंदन में टिके रहने पर भी जब सफलता की कोई आशा न जान पड़ी तो वे लाचार होकर भारत को रवाना हो गए। इसका एक कारण यह भी था कि अब उनके पास रुपया कम होता जा रहा था और भय था वहां ज्यादा समय रुका जाए तो जहाज की किराए के लिए भी कमी पड़ जाएगी। फिर भी इनके मन में यूरोप की स्थिति देखने की अभिलाषा थी, इसलिए इन्होंने धीमी चलने वाली गाड़ी से यात्रा की और फ्रांस तथा इटली के बहुसंख्यक स्थानों की सैर करते हुए ब्रिंडसी पहुंचे, जहां इनको जहाज में बैठना था। पर ऐसा करने से इनके पास का शेष रुपया भी समाप्त हो गया और जब जहाज में सवार हुए तो जेब में केवल 10-20 रुपए ही बचे थे। जिस समय जहाज कलकत्ते के बंदरगाह पर पहुंचा तो इनके पास सामान उतारकर शहर में ले जाने के लायक पैसा भी न था। अतः जहाज के खजांची से 8 रुपए उधार लेकर एक मित्र के घर पहुंचे। उससे कुछ रुपया लेकर बाजार जाकर एक धोती और चादर खरीदी और विदेशी पोशाक उतारकर स्वदेशी वेशभूषा धारण कर ली। इसके पश्चात यद्यपि इन्होंने बहुत बड़ी सरकारी नौकरियां की, पर यथासंभव सदा स्वदेशी पोशाक ही व्यवहार में लाते रहे। 2-4 दिन बाद जब बड़े भाई से भेंट हुई तो मालूम हुआ कि घर की आर्थिक कठिनाइयां बराबर बढ़ती जाती हैं। इसी विचार से विलायत में इन्होंने अपना खर्च बहुत नियमित रखा था
और कभी पिता को रुपए भेजने के लिए नहीं लिखा। वैसे इनके पिता के पास अब भी कुछ जायदाद और जमींदारी थी, पर अधिक खर्च और कुछ अन्य परिस्थितियों के कारण उनका निर्वाह कठिनाई से होता था। तो भी अगर प्रफुल्ल बाबू लिखते तो वे उधार लेकर भी उनकी आवश्यकता की पूर्ति अवश्य करते। आजकल के जो विद्यार्थी गरीब माता पिता के कष्टों की परवाह ना करके उनसे रुपया मांगते रहते हैं और फिर उसे फैशन तथा सैर तमाशे में उड़ाते हैं, वे प्रफुल्ल बाबू की इस बात से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। उन्होंने विदेश में रहकर भी पिता से कम सहायता ली और अपना खर्च जहां तक बना छोटी मोटी छात्रवृत्तियों से ही चलाया। अगला शीर्षक, गोरे और कालों में भेदभाव नीति। जैसा आरंभ में लिखा जा चुका है, विलायत की DSc की पदवी प्राप्त करके पहले तो प्रफुल्ल बाबू ने अपनी योग्यता के अनुकूल उच्च पद पाने की पूरी कोशिश की। उनका उद्देश्य केवल अधिक वेतन प्राप्त कर लेना ही नहीं था, वरन मुख्य लक्ष्य यह भी था कि योग्य होने पर भारतवासियों को अंग्रेजों के समान ही सुविधाएं मिलने के अधिकार को स्थापित किया जा सके। यद्यपि उस समय महारानी विक्टोरिया की घोषणा में भारतवासियों को यह वचन दिया गया था कि उनके साथ सरकारी कार्यों में समानता का निष्पक्ष बर्ताव किया जाएगा, पर जब व्यवहार में उसे चरितार्थ करने का अवसर आया तो अंग्रेजी शासन के मुख्य संचालकों ने तरह तरह की चालों से उस भावना के विरुद्ध ही कार्य किया। यदि कभी कोई बहुत बड़ा दबाव आ जाता पड़ता तो या किसी के द्वारा विशेष स्वार्थ सिद्धि की आशा जान पड़ती तो दूसरी बात, अन्यथा उन्होंने बहुत दिनों तक भारतवासियों को हर तरह से योग्य होने पर भी आगे बढ़ने से रोका। इस तथ्य को समझकर और अपने घर की आर्थिक परिस्थितियों को देखकर प्रफुल्ल बाबू ने सामान्य पद ही स्वीकार कर लिया, पर उनके मन में यह बात जम गई कि हमारा उद्धार अपने पुरुषार्थ से ही होगा। यद्यपि वे स्वभाव से ही त्यागी और स्वयं कष्ट सहन करके परोपकार करने वाले थे, इसलिए उनको स्वयं अपने लिए अधिक धन की आवश्यकता नहीं थी। पर एक तो वे भारतवासियों की गरीबी से खूब परिचित थे और विलायत वालों की संपन्नता भी देख आए थे, इसलिए वे नहीं चाहते थे कि भारतवासी अकर्मण्य और भाग्यवादी बने रहकर जो कुछ थोड़ा बहुत मिल जाए उसी पर संतोष करके बैठे रहें। यहाँ भी सब लोगों को अधिकाधिक उद्योग और पुरुषार्थ करके अपनी और अपने देश की आर्थिक व्यवस्था का सुधार करना चाहिए, जिससे जनसाधारण के रहन सहन का स्तर ऊंचा हो सके। दूसरी बात यह थी कि वे कुछ अधिक आमदनी करके उन लोगों की सहायता भी करना चाहते थे जो योग्य होने पर भी अर्थाभाव के कारण जहां के तहां पड़े रह जाते थे और इस प्रकार जिनकी योग्यता से देश को वंचित रहना पड़ता है। सरकारी अधिकारी भी प्रफुल्ल बाबू की योग्यता को समझते थे और यह भी विश्वास करते थे कि उनको जहां कहीं रखा जाएगा वहां वे पूरी ईमानदारी और परिश्रम से कार्य करके उसकी अधिकाधिक प्रगति करके दिखाएंगे। पर वह जमाना ही ऐसा था जबकि भारतीय शासन के प्रमुख संचालक इस देशवासियों पर हर तरह से गोरों की श्रेष्ठता का प्रभाव डालना चाहते थे। जिस शिक्षा अधिकारी ने प्रथम बार प्रफुल्ल बाबू को केंद्रीय विभाग में लेने से इनकार किया था और उत्तर में कहा था कि आप में इतनी अधिक योग्यता है तो और किसी कार्य में उपयोग करके प्रगति कर सकते हो, उसी मिस्टर क्राफ्ट ने बाद में इनके कार्य को देखकर इनको केंद्रीय विभाग में लेने की बड़ी कोशिश की थी। पर बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यही उत्तर दिया कि यदि इनको केंद्रीय विभाग में ले लिया जाएगा तो एक हानिकारक उदाहरण कायम हो जाएगा और दूसरे योग्य बंगालियों को जो कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, लंदन जाकर ऊंची डिग्रियां ले आए हैं, किसी तरह उसमें सम्मिलित करने से इनकार किया जाएगा।
इस प्रकार जातीय पक्षपात के कारण गोरे काले के भेदभाव के आधार पर प्रफुल्ल बाबू को ऊंची से ऊंची योग्यता के होते हुए भी कम वेतन की नौकरी ही स्वीकार करनी पड़ी। यह गोरे काले का भेदभाव अंग्रेजों के दिमाग में कहां तक जोर पकड़ चुका था, इसका स्पष्ट परिचय भारत भक्त श्री एंड्रोस के संस्मरणों से भी मिलता है। उनकी मातृभूमि यद्यपि इंग्लैंड थी, पर किसी प्रेरणावश वे भारत चले आए और दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में अध्यापक का कार्य करने लगे। वे महापुरुष ईसा की शिक्षा के अनुसार मानव मात्र को अपना भाई मानते थे और इसलिए भारतवासियों के साथ बड़े प्रेम और सद्भाव का व्यवहार करते थे। इस पर यहाँ के एंग्लो इंडियन इनको बार बार टोकते और सावधान करते थे कि यह ढंग गलत है। उनकी बातचीत का सारांश इस प्रकार होता था: कभी किसी हालत में किसी नेटिव से मत दबना, ना कभी किसी नेटिव के दिल में यह ख्याल आने देना कि वह तुमसे ऊंचा है। हम भारतवर्ष पर एक ही तरीके से राज्य कर सकते हैं और वह यही है कि हम अपनी पोजीशन को ऊंचा बनाए रखें। यद्यपि आप मिशनरी हैं, तथापि पहले अपने आप को अंग्रेज समझना होगा। आप इस संबंध में सदा सावधान रहें और अंग्रेज होने की प्रेस्टीज को कदापि न त्यागें। ऐसी थी भारत में आने वाले और उस पर शासन करने वाले छोटे बड़े सब अंग्रेजों की मनोभूमि। उनमें से अधिकांश तो भारतवासियों को एक नीची जाति का व्यक्ति ही मानते थे और कहते थे कि हम इनको सभ्य बनाने आए हैं। ऐसी दशा में अगर प्रफुल्ल बाबू को अंग्रेजी की बराबरी का दावा करने पर एकाध कड़वी बात सुनने को मिली तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। स्वाधीन और पराधीन जाति में इतना अंतर तो रहेगा ही, और वास्तव में बिना दूषित आचरण के किसी को पराधीन होना भी नहीं पड़ता। इसलिए प्रफुल्ल बाबू के उदाहरण से हमको यही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि यदि हमें कोई छोटा समझता है तो हम अपने आचरण, व्यवहार और सफलता के द्वारा अपने को श्रेष्ठ करके दिखला दें। इस प्रकार के आक्षेप का यही उचित उत्तर है। अगला शीर्षक: विज्ञान का समाज सेवा के लिए उपयोग। यद्यपि विज्ञान एक ऐसा विषय है कि जो अधिकांश में सर्वसाधारण की पहुंच से बाहर माना जाता है, फिर भारतवर्ष की जनता जिसे 70 वर्ष पूर्व अक्षर ज्ञान प्राप्त करने का सुयोग भी बहुत कम था, विज्ञान के महत्व को क्या समझ सकती थी। पर प्रफुल्ल बाबू ने अपना शिक्षण संबंधी काम ठीक तरह जम जाने के थोड़े समय बाद ही अपने बचे हुए समय में सार्वजनिक जीवन में संबंध रखने वाले विषयों की जांच पड़ताल आरंभ की। सबसे पहले इनका ध्यान खाद्य पदार्थों की शुद्धता की तरफ गया। इस संबंध में उन्होंने लिखा, हमारे देश के लोगों को चिकनाई प्राप्त कर सकने के 2 ही पदार्थ मिलते हैं, एक घी, दूसरा सरसों का तेल। ये दोनों पदार्थ बाजार में मिलावट करके बेचे जाते हैं, जिससे सर्वसाधारण के स्वास्थ्य की हानि होती है। इस मिलावट को पकड़ सकना भी सहज नहीं है। विलायत की गायों के मक्खन की अपेक्षा भारतीय गायों के मक्खन की बनावट तथा तत्व में कुछ अंतर होता है। इसलिए अंग्रेजी ग्रंथों में मक्खन के पृथक्करण का जो नक्शा दिया गया है वह भारतवर्ष में काम नहीं दे सकता। यह सोचकर इन्हें भारतीय घी तेल के तत्वों की जांच का कार्य आरंभ किया। इसी प्रकार तेल के कितने ही नमूनों को भी बारीकी से जांच की गई। इस कार्य में मुझे 3 बरस का समय खर्च करना पड़ा, तब कुछ सफलता प्राप्त हो सकी। अपना खोज कार्य करते हुए इनको विदित हुआ कि यद्यपि वर्तमान समय में 1000 वर्ष से अधिक की सामाजिक अव्यवस्था और पराधीनता के कारण भारतवासी विज्ञान के क्षेत्र में सर्वथा पिछड़ गए हैं, पर प्राचीन समय में ऐसी बात न थी। बौद्ध काल में और उसके पश्चात भी कई सौ वर्ष तक कितने ही वैज्ञानिक क्षेत्रों में उन्होंने बहुत अधिक प्रगति की थी।
और उस समय वे संसार में अग्रगण्य माने जाते थे। इसलिए प्रफुल्ल बाबू ने यूरोप के प्रसिद्ध वैज्ञानिक बर्थलेट लिखित यूनान के कामियागर नामक ग्रंथ पढ़ा, जो वास्तव में उसी समय की वैज्ञानिक खोजों का इतिहास था। तो इन्होंने बर्थलेट को पत्र लिखा कि प्राचीन भारतवर्ष में भी कीमियागरों रसायन की विधि द्वारा स्वर्ण बनाने का प्रयत्न करने वाले की कमी नहीं थी और इस विषय पर संस्कृत में कई ग्रंथ मिलते हैं। फिर उन्होंने रसेंद्र सार संग्रह ग्रंथ से कुछ अवतरण एकत्रित करके भेजे, जिन्हें पढ़कर बर्थलेट बहुत खुश हुआ और इस विषय पर एक बढ़िया लेख तैयार करके एक मासिक पत्रिका में छपाया, जिसमें यह भी कहा गया था कि प्रफुल्ल बाबू रसायन शास्त्र के प्रसिद्ध विज्ञान है। बर्थलेट ने अपने एक बहुत सम्मानीय ग्रंथ मध्ययुगीन रसायन शास्त्र का इतिहास के 3 खंड इनको भेंट स्वरूप भेजे। उनको पढ़कर प्रफुल्ल बाबू को विदित हुआ कि प्राचीन रसायन शास्त्र के संबंध में भी विदेशी विद्वान कितनी गहरी सोच करते हैं। उस ग्रंथ का अवलोकन करने के पश्चात उन्होंने लगातार कई वर्ष तक परिश्रम करके हिंदू रसायन शास्त्र का इतिहास नामक ग्रंथ लिखा, जिससे प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों की कीर्ति देश विदेश में फैल गई। यह ग्रंथ इतना प्रामाणिक माना जाता है कि यूरोप के कई विश्वविद्यालयों में भी इसको पढ़ाया जाता है। इसका दूसरा उद्देश्य यह भी था कि अपने पूर्वजों की वैज्ञानिक उन्नति का वर्णन पढ़कर वर्तमान समय के व्यक्ति प्रेरणा प्राप्त करें और पुनः इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में कुछ उल्लेखनीय कार्य करके दिखाएं। यह इस ग्रंथ का दूसरा भाग सन 1909 में प्रकाशित हुआ। उसकी भूमिका में इस कार्य के महत्व पर कुछ प्रकाश डालते हुए प्रफुल्ल बाबू ने लिखा था, इस ग्रंथ के लिए पिछले 15 या इससे भी अधिक वर्षों तक मैंने अपने शेष समय का एक एक क्षण खर्च किया है। इसलिए इस स्वेच्छा से स्वीकार किए गए कार्य को पूर्णाहुति करते समय मेरे मन में वैसे ही भावना उत्पन्न हो रही है जैसी कि रोमन साम्राज्य के इतिहास लेखक एडमंड गिबन ने अपने ग्रंथ को समाप्त करते हुए प्रकट की थी। एक बहुत बड़ा कार्य पूरा होकर मुझे उससे छुटकारा मिल गया। इससे आरंभ में एक आनंद की लहर आई, पर दूसरे ही क्षण मुझे यह जान पड़ा कि एक पुराने प्रिय साथी से मेरा सदा के लिए बिछोह हो गया है, तो शोक भी कम नहीं हुआ। भारतीय जनता अपने यशस्वी भूतकाल और सोई हुई विशाल शक्तियों को जान ले तो आगे चलकर और भी अधिक महत्वपूर्ण भविष्य की आशा रख सकती है। अगर यह ग्रंथ मेरे देशवासियों को प्राप्त करने की उत्तेजना देने वाला सिद्ध होगा तो मैं अपने इस परिश्रम को व्यर्थ नहीं समझूंगा। जैसा हम देख रहे हैं, वर्तमान युग विज्ञान प्रधान है और आजकल वही देश प्रगतिशील और शक्तिशाली माने जाते हैं जो विज्ञान की दृष्टि से अग्रगण्य है। अमेरिका इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। उसने वैज्ञानिक खोजों और अन्वेषणों में अपनी पूरी शक्ति और आर्थिक साधन लगा दिए हैं, तो इसका परिणाम यह हुआ कि इस समय वह संसार में सर्वोच्च राष्ट्र माना जाता है। प्रफुल्ल बाबू इस तथ्य को आरंभ से ही जानते थे। इसलिए जैसे ही उनको कुछ साधन प्राप्त हुए, उन्होंने अनेक होनहार विद्यार्थियों को अपने पास रखकर और उनका खर्च देकर ऐसी सुविधाएं प्रदान की जिससे वे इस क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करके दिखा सकें। कहना ना होगा कि प्रफुल्ल बाबू के प्रयत्नों से 50 नए वैज्ञानिक तैयार हुए, जिन्होंने न केवल देश के बड़े बड़े विद्यालयों में पहुंचकर विज्ञान की शिक्षा का प्रसार किया, वरन उनमें से कितने ही ने ऐसी वैज्ञानिक खोजें की जिनके कारण उनका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया है।